जय हिंद दोस्तों। पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन पर सुबह 4:30 बजे एक हमला होता है। उस हमले में 4 जवान शहीद हो जाते हैं और जो हमलावर है वो गायब है, वो फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। अब पुलिस का कहना है कि ये आतंकी हमला नहीं है, ये जवानों के बीच आपस में मतभेद हैं और जो आरोपी है अभी तक पकड़ से बाहर है। लेकिन इस हमले में 2-3 खास बातें दोस्तों जिस पे बात करना बहुत जरूरी है। पहली बात कि इसी मिलिट्री स्टेशन से जो है वो एक इंसास राइफल और 28 राउंड गायब हो गए थे। तो क्या उस इंसास राइफल और 28 राउंड का इस्तेमाल इस आतंकी हमले के लिए किया गया है? और अगर यह राइफल कब गुम हुई थी, कितने दिनों से गुम चल रही थी, और जब पुलिस और आर्मी इस राइफल के बारे में, उस आरोपी के बारे में पता क्यों नहीं लगा पाई, और क्या कितना आसान था कि वो राइफल को अपने पास रखता और फिर आकर एक यूनिट के अंदर हमला करता? ये बहुत बड़े सवाल हैं दोस्तों जिसके बारे में शायद बातचीत होना जरूरी है। जिस प्रकार से पंजाब के अंदर हमने एक बार फिर से खालिस्तानी मूवमेंट को जिंदा होते देखा है, उसके बारे में बातचीत करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आर्मी कैंट के अंदर बठिंडा जैसे मिलिट्री स्टेशन के अंदर घुसकर एक आरटी की रेजिमेंट के ऊपर हमला करना, 4 जवानों का शहीद हो जाना सवाल खड़े करता है दोस्तों। खासकर उस वक्त जिस वक्त ये जो रेजिमेंट है 80 मीडियम रेजिमेंट, इसके बारे में जो निकल के सामने आ रहा है कि ये प्योर सरदारों की, सिखों की रेजिमेंट है। सवाल वहां पे भी पैदा होते हैं दोस्तों। ये राइफल कब गुम हुई, क्यों इसके बारे में पता नहीं लगा पाया, और कैसे उसी राइफल से जवानों के ऊपर हमला कर दिया गया, ये बहुत बड़े सवाल हैं। और क्या इस घटना को हम खालिस्तानी मूवमेंट से जोड़ के देख सकते हैं? और अगर खालिस्तानी मूवमेंट से जोड़ के हम इसको नहीं देखें तो क्या एक सैनिक ने अपने ही साथियों के ऊपर गोलियां बरसाई हैं, क्या हम उसे, इस घटना को वैसे जोड़ के देख सकते हैं? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों जिनके बारे में बातचीत होगी। और लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि अब रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख से, आर्मी चीफ से इसके बारे में डिटेल से सारी जानकारी मांग ली है। अभी तक जो जानकारी मिल पाई है मुझे, उसके अनुसार आरोपी गिरफ्त से बाहर है, क्यूआरटी लगाई गई है चारों तरफ से, बठिंडा मिलिट्री स्टेशन को घेर लिया गया है, 4 जवान शहीद हैं, एक इंसास राइफल चोरी हुई थी, 28 राउंड उसके साथ चोरी हुए थे। अब घटना के पीछे क्या वही है या फिर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर खालिस्तानी संगठनों ने यह हमला किया? बहुत सारे सवाल हैं और आज बेहद जाने माने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे जो तोफखाने से है, आरटी से ही है, जिन्होंने 80 मीडियम रेजिमेंट के साथ सर्व किया हुआ है, उनके पास हम चलेंगे, उनसे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस घटना के पीछे है कौन। साहब मेजर जनरल एसके सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तोफखाने के ही ऑफिसर हैं, आर्टिलरी से ही हम दोनों हैं, सबसे खास बात ये है। और आज ये बातचीत करना इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि 80 मीडियम रेजिमेंट जो कि बठिंडा में तैनात है, उसके 4 जवान शहीद हो चुके हैं। सुबह 4:30 बजे के आसपास आतंकी हमला हुआ है, लेकिन बीच में ऐसी खबरें भी आ रही है कि आतंकी हमला नहीं है, ये जवानों के बीच आपस में मनमुटाव की भी बात निकल के सामने आ रही है। सर से चीजों को समझने की मैं कोशिश करूंगा। पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से जय हिंद आपको मेरी तरफ से। और सर, पंजाब अलगाववाद से की तरफ बढ़ रहा था, अमृतपाल और उसके बाद छिटपुट घटनाएं, पुलिस स्टेशन के ऊपर हमले हमने देखे हैं, लेकिन इस प्रकार की घटना आर्मी यूनिट के अंदर पंजाब में सवाल खड़े करती है। सर, क्या मैं इसे खालिस्तान मूवमेंट से जोड़ के देखूं जो कुछ पीछे हो रहा था, या जो पुलिस कह रही है कि ये जवानों का आपस में मनमुटाव है? देखिए, जहाँ तक इस इंसिडेंट का सवाल है, बहुत ही दुखद इंसिडेंट है, ये होना नहीं चाहिए था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये खालिस्तानी का आतंकी हमला है। उसके मैं 2-3 कारण मैं बतलाना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बठिंडा जो मिलिट्री स्टेशन है, वो बहुत ही वेल सिक्योर्ड और काफ़ी बड़ा मिलिट्री स्टेशन है। इस तरीके की घटना को अंजाम देना
एक काफ़ी थोड़ा मुश्किल की बात है, क्योंकि बहुत उनके सारे एंट्री पॉइंट्स और ये सभी कुछ सील्ड रहता है और इनकी वेल प्रैक्टिस ड्रिल है। बठिंडा जी। जो है एशिया का सबसे बड़ा मिलिट्री स्टेशन है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए, जब भी कोई आतंकवादियों का जब माहौल जब बढ़ता है, एक आतंकवाद जब फैलने लगता है, अगर किसी आर्मी के ऊपर अगर कोई अटैक हो जाए या आर्मी यूनिट के ऊपर अटैक हो जाए, तो यानी कि बिल्कुल एक चरम सीमा पर जो है आतंकवाद पहुंच चुका है। तब होता है इस टाइप की घटनाएं, क्योंकि 3-4 फेजेज़ होते हैं जब भी एक आतंकवादी संगठन जो है इस तरीके की हौसला लेता है। सबसे पहले तो वो अपना गुट बनाता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को फैलाव देता है, फिर ट्रेनिंग करता है। और दूसरा फेज़ आता है जब वो गवर्नमेंट के संस्थानों में भी अपनी रिक्रूटों को अपनी एंट्री कराते हैं, अपने बंदों को एंट्री करता है। और तीसरा फेज़ आता है जब वो सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ने के लिए तैयार रहता है, पुलिस स्टेशन पे हमला करना, आर्मी के ऊपर हमला करना। तो ये 2-3 फेज़ों के बाद जो है इस स्तर पर आता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है आतंकवादी हमला है, ये 2 बड़े कारण हैं। सर, 2-3 चीजें हैं मेजर जनरल एसके सिंह सर, क्योंकि जिसमें मैंने गौर किया है, पंजाब में 2 से 3 बार पुलिस स्टेशन के ऊपर ग्रेनेड से हमला हुआ है सर। मैं उसको जोड़ना चाहूंगा, और साथ ही में जिस प्रकार से पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई पंजाब में हो रही है, तो क्या हम उन चीजों को इस घटना से नहीं जोड़ सकते हैं सर? हाँ, बिल्कुल देखिए, शक की उँगली जो है वो निगाहें जो सब इस तरफ भी जाती हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हर चीज़ सामान्य नहीं है पंजाब में। खालिस्तान को जो है बढ़ावा दे रहा है, ख़ास तौर पर पड़ोसी जब इस तरीके की कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन आता है और लड़ने को तैयार होता है स्टेट के अगेंस्ट, तो पड़ोसी देश हमेशा जो है उसको मदद करते हैं। और आए दिनों में पिछले अगर आप 1 साल में देखें, काफ़ी ऐसी घटनाएँ हुई हैं जबकि ड्रोन के ज़रिए हथियार पश्चिमी बॉर्डर से जो है आपात करके दिया गया है, ड्रग्स दिए गए हैं। तो इस टाइप की बढ़ावा देने में तो हमारा पाकिस्तान जो है बिल्कुल पीछे नहीं रहेगा। अ, जी। लेकिन जो आपने बात करी कि पुलिस के ऊपर भी हमले हुए, यस, ये होता है। अपनी लाइमलाइट में खबर में लाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन इनिशियल स्टेज पर भी जो है इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं, जिससे कि उनका कॉज़ के लिए दुनिया का इंटरनेशनल कोई न्यूज़ बन जाएगी। अब जैसे आज की भी जो घटना हुई है उस पर भी इंटरनेशनली इसके न्यूज़ में भी आ जाएगा। लेकिन बिल्कुल आप सर। दूसरी तरफ आप देखें कि ये किस तरीके से इसी यूनिट में एक हथियार और फ्यू राउंड जो हैं वो गायब हुए थे कुछ दिन पहले, जी, और जी। उसके बाद ये इस घटना का अंजाम होना, तो यही दर्शाता है कि ये आंतरिक या तो इनकी राइवलरी है कि किसी वजह से एनसीओ लेवल पर या लोअर लेवल पर जवानों के बीच में, कि ये सिविल ड्रेस में आके और उसी हथियार से उम्मीद की जा रही है शायद ये उसी हथियार से ये फायरिंग उसने करी है। तो ये बिल्कुल सर, इंटरनल देखो मेरे को वही ज़्यादा तो मामला लगता है। इसी सवाल पे मेजर जनरल एसके सिंह सर, मैं इसी सवाल को लेकर आपके पास आ रहा था कि एक इंसास राइफल का गुम हो जाना, साथ में 28 राउंड्स का गुम हो जाना, क्या चीजें इतनी फौज में आसान तो नहीं होती है कि एक राइफल गुम हो जाए, हड़कंप मच जाता है सर। आपने भी सर्व किया है, मैंने भी सर्व किया है इंडियन आर्मी में। एक गोली गुम हो जाने से, गोली तो दूर की बात है सर, जो खाली खोखा फायरिंग के बाद नहीं मिलता है, तो पूरा पूरा दिन रेजिमेंट लगी रहती है उस खोखे को ढूंढने में। और ये तो बहुत बड़ी खबर है सर कि एक राइफल और 28 राउंड गुम हो गए, और फिर बंदा उसी राइफल से अगर अगर आकर उसका इस्तेमाल कर रहा है लोगों के ऊपर, तो बहुत बड़ी चूक देखिए, होगी ये सब। ये बिल्कुल आप राजेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी चूक है एक तरीके से। एक बहुत ही मुश्किल है, जैसा कि आपने बड़ा विस्तार से भी समझाया कि अगर खाली खोखा भी एक गुम हो जाता है तो पूरी यूनिट लग जाते हैं, क्योंकि जो उसकी जवाबदेही होती है। तो उसी प्रकार से अगर एक राइफल का गुम हो जाना और इतने सारे राउंड्स इस तादाद में जो है गायब हो जाना अचानक, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो चेक्स प्रोसीजर्स और जो बैलेंसेस जो चेक होते हैं, क्योंकि ये एक क्वार्टर गार्ड के अंदर हथियारों का उसमें रहता है, प्रॉपर आर्मरी होती है, प्रोसीजर्स होते हैं किस तरीके से निकाला जाएगा, जब जमा किया जाएगा। तो कहीं न कहीं इसमें जो बंदा इसमें शामिल है, जो खुद इंचार्ज या तो होगा, मुझे लगता है उसकी भी साँठ-गाँठ को जो है उस पर भी शक की उँगली ज़रूर उठेगी। क्योंकि उसका भी शामिल हो, उसके बगैर शामिल हुए इस तरीके का अंजाम, एक हथियार का गायब होना बहुत मुश्किल है। ये चीज़ संभव ही नहीं है। जी। और ये 80 मीडियम रेजिमेंट के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है सर? क्योंकि शायद
मैंने इसके साथ ज्यादा सर्व नहीं किया, कभी आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन क्या आपके पास कोई जानकारी है इस रेजिमेंट के बारे में? देखिए 80 मीडियम रेजिमेंट जो है एक बहुत पुरानी मीडियम रेजिमेंट है। मेरे को भी एक बार ये सौभाग्य मिला था इसी स्टेशन में, ये भी यूनिट थी जब मैं वायु हुआ करता था। और उसके बाद हम लोगों ने कारगिल में भी इकट्ठी यूनिट में सर्व किया था। तो 80 मीडियम रेजिमेंट जो है ये बहुत पुरानी यूनिट है और बहुत अच्छी, जिसकी कि बेस बड़े तगड़े हैं, बड़ी अच्छी सिखलाई है इनके जवानों की। हाँ, उस वक्त जी, ये जरूर था कि ये प्योर खालसा यूनिट हुआ करती थी, लेकिन अब तो जो है सारी यूनिटें मिक्स्ड हो गई हैं। जो भी बैटरीज हैं वो सब मिक्स्ड मिलेंगे आपको। लेकिन हाँ, पहले जरूर सारे खालसा, तो ये बहुत अच्छी यूनिट है। इस तरीके की वारदात होना, हथियारों का गायब होना, ये ढिलाई ज़रूर शामिल करता है कि लगता है कि जो जेसीओ साहब हैं, जो ऑफ़िसर वहाँ के हैं, उन लोगों का कहीं न कहीं ज़मीनी लेवल पे कोई कंट्रोल या उतना जो है इन्फ्लुएंस नहीं रहा है, या बातचीत उनका जो जी, गैप है एक तरीके से कह लीजिए, या तो उसका भी एक कारण ये हो सकता है कि खबर तक नहीं हुई और एक हथियार और राउंड जो है गायब हो जाते हैं। ठीक है सर। एक चीज़ और जो, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे इंसिडेंट देखे हैं सर कि जवान गुस्से में आकर, क्रोध में आकर, नाराज़ होकर कई बार अपने ही साथियों के ऊपर फायरिंग कर देते हैं। कभी छुट्टी का मसला होता है, कभी डिप्रेशन हो जाता है। क्या उससे भी हम चीज़ों को जोड़ सकते हैं सर? देखिए भटिंडा जैसी जगह में इस तरीके का इंसिडेंट होना, किसी वजह से स्ट्रेस लेवल हो गया इतना ज़्यादा कि छुट्टी नहीं मिल पा रही, उस वजह से स्ट्रेस ज़्यादा हो गया। तो ये अमूमन कभी ऐसा हुआ नहीं है कि पीस एरिया में जो है ऐसा इंसिडेंट हुआ हो। हाँ, जम्मू कश्मीर में जहाँ की सीआई ऑप्स में दिन-रात जो है जवान जो है लगे हुए हैं, अपना काम करते हैं। समय रेस्ट के लिए भी जो है समय नहीं मिलता, वहाँ पर छुट्टी की भी ऊपर से डिमांड, घर की प्रॉब्लम, कोई सुनने वाला नहीं होता है वहाँ पे, और हर वक़्त हथियार अवेलेबल रहता है फ्रीली और एम्युनिशन भी अवेल, तो वहाँ पे ओवर ड्रिंक लेके या कोई साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में जब जवान चला जाए, इस टाइप का अंजाम ज़रूर दिया जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीस एरिया में इस टाइप के कोई स्ट्रेस लेवल रहता है, या छुट्टियों के ऊपर कभी कोई छूट हमेशा रहती है, कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं होती हैं। जी, एक मैं आखिरी सवाल सर जो मैं पूछना चाहता हूँ, जो हाल के पिछले 2 से 3 सालों में हमने पंजाब के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट को फिर से उठते हुए देख रहे हैं। हम फॉरेन कंट्रीज में कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी तमाम देशों में खालिस्तानी मूवमेंट्स को उठते हुए, उफान लेते हुए देख रहे हैं। क्या ये एक नई चुनौती, नई चिंता भारतीय सेना, भारत सरकार के सामने बन सकता है? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है राजेश जी, ये अभी इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। देखिए, अगर आप इन सारे इंसिडेंट्स और जिस तरीके की एक्टिविटीज़, अभी इंसिडेंट्स तो शायद बहुत कम ही हुए होंगे। जो इंसिडेंट्स हुए हैं जितने टाइप के, और आवाज़ जो उठी है अलग-अलग देशों में और इवन पंजाब में भी, तो ये एक यहीं पर ही इसी मसले को, जो इनको अगर दबाया नहीं गया, तो ये बहुत बड़ा बॉम्ब का काम करेगी पंजाब में। जहाँ पर कि सरकार जो है एक वीक स्तर की सरकार है, जो कि डिसीजन लेने में बहुत उसकी सिक्योरिटी पे खास तौर पर काफ़ी दिक्कतें हैं, इतने आसान नहीं है। और स्ट्रॉन्ग जब सेंट्रल गवर्नमेंट और वीक स्टेट गवर्नमेंट जब होती है, और खास तौर पर बॉर्डर वाले इलाकों में, तो इस तरीके की जो है संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। इसी का फ़ायदा कोई भी संगठन उठाना चाहता है। और जो खास तौर पर ऊपर से जो है, जो ड्रग्स की जो सप्लाई चल रही है, उससे जो है ब्रेन वॉशिंग चल रही है लोगों की, तो वो भी एक आग में घी डालने वाला काम कर रहा है। ठीक है सर। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। जय जय हिंद। हिंद। आपको, आपने समय दिया हमें और हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि जो मूवमेंट है खालिस्तान की, वो चिंताजनक है, लेकिन उम्मीद हमें करते हैं कि शाम तक शायद जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो जाए, उसके बारे में पता चल पाए कि आखिरकार उसका मकसद क्या है। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद।